भवानीपटना में पत्रकारों से बोले विजय मानकर, उड़ीसा की हर समस्या का समाधान एपीआई के पास। नेशनल लेवल पे हमारा सबसे मेजर इशू ये है कि हम भारत की कैपिटल जो इकोनॉमी है, जो इसको हम कास्ट कैपिटलिज्म कहते हैं, जातीय पूंजीवाद, जिसमें 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। तो हम पूरा इकोनॉमिक मॉडल चेंज करना चाह रहे हैं देश का, जिसमें हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जिनके पास कम पैसा है उन पर कम रेट से टैक्स लगेगा। और जो टैक्स सिस्टम है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर खर्चा होगा। एक मेन बात। लोकसभा चुनाव से पहले अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने उड़ीसा के भवानीपटना में प्रेस मीट को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में कई मेजर समस्याएं आज भी व्याप्त है, जिन्हें दूर करने के लिए एपीआई के द्वारा आगामी लोकसभा की सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही विधानसभा चुनाव में 140 से अधिक सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिससे कि भाजपा, कांग्रेस और बीजू जनता दल के विरुद्ध एपीआई एक ऐसी पार्टी के तौर पर सामने आ सके जो लोगों के कल्याण और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संविधान, मानवाधिकार एवं अनेक अंगों के विज्ञान के तहत कार्य कर सके। उन्होंने इसके अलावा उड़ीसा राज्य एवं देश के लिए एपीआई की बेस्ट नीति का जिक्र करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे। प्रेस वार्ता में उनके अलावा एपीआई के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश नाग, एपीआई के राष्ट्रीय महासचिव विजय बेहरा, सचिव जतेंद्र साहू और एपीआई स्टेट कमेटी के संयुक्त सचिव छविलाल नायल भी मौजूद रहे। उड़ीसा में है ये प्रेस मीट जो है स्पेशली इस बात के लिए है कि द फोर्थकमिंग इलेक्शंस जो पूरे इंडिया में हो रहा है, तो और उड़ीसा में भी हो रहा है। और उड़ीसा में इन एडिशन टू दैट आप सब जानते हैं कि असेंबली का इलेक्शन है, तो आउट ऑफ 147 असेंबली सीट्स विल बी कंटेस्टिंग मोर देन 140+ सीट्स इन उड़ीसा एमएलए की, और 21 का 21 मेंबर पार्लियामेंट्स जो है वो लड़ाने की तैयारी है। और 140+ एमएलएस लड़ाएंगे पूरे उड़ीसा से। 147 है, 2-4 छूट सकती है, मैक्सिमम सीट्स करेंगे, 140+ जाएंगे। और 21 एमपीज़ है, एक आध दूसरा छूटेगा, नहीं तो पूरा 21 जाने वाला है। और इसके साथ पूरे कंट्री में 18 to 20 स्टेट्स में, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया टू ईस्ट इंडिया, 200+ सीट्स रहेंगी 20 स्टेट्स से इंडिया में। तो एपीआई इज़ गोइंग टू इमर्ज एज अ पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब जो हम कर रहे हैं, इट विल बी ऑन अ स्पेशल पॉलिसी, बिकॉज दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, कि वी आर द ओनली पार्टी ऑफ इंडिया विच हैज़ डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी फॉर न्यू इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया। इसका एक छोटा बुकलेट है, और अभी लोकसभा का, विधानसभा का आपको स्पेशली आएगा स्टेट के कंडक्ट से। और अभी क्या ज़रूरी है नेशन के लिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 5 मार्च के आसपास लगेगा, उसके बाद में हम डिक्लेयर कर देंगे। और ये स्पेशल पॉलिसीज़ के बेस पे हम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर में। These policies are called policies of New India, Enlightened India. Policies of New Odisha, Prabhuddha Odisha. Policies of New Odisha, Prabhuddha Odisha. तो ये पॉलिसीज़ डिटेल में आएंगी। जैसे उड़ीसा को लेकर मैं कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को बोल सकता हूँ कि उड़ीसा में जैसे सेपरेट स्टेट का, स्मॉल स्टेट्स का एक इशू चल रहा है, तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया विल सपोर्ट दैट। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स इज़ आवर पॉलिसी। वेस्टर्न उड़ीसा एक स्मॉल स्टेट होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें ईस्टर्न उड़ीसा के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिस तरह तेलंगाना, आंध्रा में हुआ। दोनों के राइट्स और डेवलपमेंट की पॉलिसी इसमें है। हाई कोर्ट की वेस्टर्न उड़ीसा में 2 बेंचेस होना चाहिए एक्सक्लूसिवली, एक कोरापुट में होना चाहिए, बिकॉज कोरापुट इज़ अ ट्राइबल रीजन, और हमारा ट्राइबल्स के लिए स्पेशल पॉलिसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत आज ट्राइब्स को है। जैसे आप जानते हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक डिसीजन हुआ ट्राइब्स को एविक्ट करने का। तो ट्राइबल्स में जो लिटरेसी की कमी है और उनको जानकारी कम है, और वो इतना रिमोट, हिली और फॉरेस्ट एरियाज़ में है जहाँ हमारे हाई कोर्ट्स नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कोरापुट में एक हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, और बाकी कहीं पर भी राउरकेला से लेके भवानीपटना तक कहीं भी बन सकता है। इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग इशू। वेस्टर्न उड़ीसा में पर्टिकुलरली लोग माइग्रेट करते हैं। इसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर में। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंट्रल और ईस्टर्न उड़ीसा में है, वो वेस्टर्न उड़ीसा में बिल्कुल नहीं है। तो इंडस्ट्री भी 2 तरह की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पर जो है स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर लगाई जानी चाहिए। दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। जो स्वामीनाथन कमीशन ने जो बात को कहा है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, जिससे एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री हो,
तो ये एक स्पेशल नीति यहाँ पर है। तीसरा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी कहा कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और ट्राइबल्स को एविक्ट करो जिनका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में क्लेम्स स्टेट ने ये पास नहीं किया है। तो हमारा क्लियर कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये क्लेम्स को प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया। हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करेंगे और उसको सेटल करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई ट्राइबल वहाँ से एविक्ट ना हो। चौथा, ओबीसी की पॉपुलेशन 50% है स्टेट में, लेकिन उड़ीसा में ओबीसी रिजर्वेशन मुझे लगता है 10 या 11% है। ये बहुत बड़ी एनोमली है, इनकन्सिस्टेंसी है। अगर हमारा गवर्नमेंट आता है तो हम 45% रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है मंडल का, वो ऑलरेडी अभी मुझे लगता है कि वो चेंज हो चुका है, क्योंकि 10% इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन आया है, तो 50% क्राइटेरिया ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, अभी रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। तो हम ओबीसी को 45% करेंगे। दूसरा, ओबीसी का सब प्लान बनाएंगे हम, क्योंकि बजट में जैसे नेशनल बजट का मैं बता सकता हूँ, उड़ीसा बजट तो इंटरिम बजट है। मुझे लगता है 1,36,000 करोड़ का कुछ इंटरिम बजट अभी उड़ीसा की गवर्नमेंट ने पेश किया है। तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स एन इंटरिम बजट। लेकिन जो सेंट्रल बजट जो मोदी गवर्नमेंट ने किया, 100 रुपये में केवल 25 पैसा दिया ओबीसी को, यानी आउट ऑफ 100 रुपीज ओबीसीज हैव बीन गिवन ओनली 25 पैसे। सो दिस इज अ ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन, और इससे ओबीसी की पॉवर्टी दूर नहीं हो सकती, बैकवर्डनेस दूर नहीं हो सकता। तो हम ओबीसी के लिए एक सब प्लान बनाएंगे, जैसे SC/ST सब प्लान है, और उसमें 20% लगभग पैसा जो एक्सक्लूसिवली ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए खर्चा होगा। SC/ST का सब प्लान बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ओडिशा में लैंडलेस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं एक डेटा देख रहा था तो आई वॉज एस्टॉनिश कि ऑलमोस्ट ऑल 60% एंड अबाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लैंडलेस। दिस इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ इतना लैंडलेसनेस है। वैसे तो देश में बहुत ज़्यादा है। तो हमने ऑलरेडी कमिट किया है कि उड़ीसा में हम 10 एकड़ ज़मीन देंगे हर परिवार को, और रहने के लिए 1000 फीट का जो है घर का हम ये करेंगे। ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ में पिटीशन किया था इंडियन स्टेट को, उस पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। ऑलरेडी हमने 25,000 फॉर्म सबमिट किए पूरे स्टेट के अंदर में, और ये हम पूरे लैंडलेस लोगों को उड़ीसा में ज़मीन दिलवाएंगे। ये हमारा जो है वो मेजर जो है उड़ीसा स्टेट के लिए मैंने मेजर बातें आप लोगों को बताई हैं। इसके साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में बहुत एम्प्लॉयज़ है उड़ीसा के अंदर में, और 6-6 साल तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता। तो अगर API की गवर्नमेंट आती है तो हम 3 साल में सारे जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो परमानेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विडो पेंशन है, ऑर्फन पेंशन है, सॉरी फिजिकल डिसेबल पेंशन एंड विडो पेंशन है। पता चला है कि 500 रुपये कुछ पेंशन देता है। दिस इज़ अनजस्ट। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम 1,500 जो है वो उनको पेंशन देंगे, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट इनका जो है वो फ्री रहेगा। और जैसे फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसको अब केवल आप चेयर दे रहे हैं, व्हील चेयर, पर अंधा अगर है, अगर बहरा है तो उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। तो हम 1,500 रुपये पेंशन के साथ में उनको जो है जो एड्स और इंस्ट्रूमेंट्स उनको ज़रूरी है वो हम लोग उनको स्पेशली देंगे। इस तरह की जो टोटल पॉलिसीज़ है उसमें उड़ीसा का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इरिगेशन को, यहाँ इतना वाटर है, यहाँ भवानीपटना के पास हम क्रॉस करते 2 बड़ी बड़ी रिवर्स है और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन भवानीपटना में अभी तक इरिगेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए, वाटरशेड डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है उसको किया जाए तो इरिगेटेड लैंड उड़ीसा में बढ़ सकती है, जिसमें 2 क्रॉप सिस्टम 3 क्रॉप सिस्टम उड़ीसा में लिया जा सकता है। ये सब पॉलिसीज़ को हम उड़ीसा के लिए स्पेशली जो है वो पूरा करेंगे। नेशनल लेवल की पॉलिसी बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं समझता हूँ कि वो कंटेक्स्ट से एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। नेशनल लेवल पे हमारा सबसे मेजर इशू ये है कि हम भारत की कैपिटल जो इकोनॉमी है, जो इसको हम कास्ट कैपिटलिज्म कहते हैं, जातीय पूंजीवाद, जिसमें 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है, तो हम पूरा इकोनॉमिक मॉडल चेंज करना चाह रहे हैं देश का, जिसमें हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाना चाह रहे हैं, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जिनके पास कम पैसा है उन पर कम रेट से टैक्स लगेगा। और जो टैक्स सिस्टम है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर खर्चा होगा, एक मेन बात है। दूसरा, नेशनल लेवल पे 2 बड़ी यूनिक पॉलिसीज़ है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने डिक्लेयर की है। वन इज सिटीजन्स इनकम राइट, सेकेंड इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सिटीजन्स इनकम राइट यानी जो बच्चा पैदा होगा वहाँ से लेके मरने तक जो भी भारत का नागरिक है उसको 1000 रुपया महीना उसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये जो है एक सबसे बड़ा जो है सिटीजनशिप राइट का जो है हम क्लेम जो है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमको नागरिक होने के नाते केवल वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए,
हमको सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसके आधार पे जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो है बच्चा पैदा होते से उसका आधार कार्ड खोला जाएगा, बैंक अकाउंट खोला जाएगा और उसके खाते में 1000 रुपये महीना जमा किया जाएगा और जब तक भारत का नागरिक जिंदा है उसको 1000 रुपये मिलेगा और प्रोग्रेसिव जैसा जीडीपी बढ़ेगा तो ये 1000 का 1200 रुपये हो सकता है, 1300 हो सकता है। ये सिटीजन्स इनकम राइट को फर्स्ट टाइम अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया ने, इट इज़ द ओनली पार्टी ऑफ इंडिया जिसने इसको एज अ पॉलिसी अडॉप्ट किया है। दूसरा जो बीपीएल है, 36 करोड़ हमारे देश में आज भी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं। 36 करोड़ पीपल ऑफ द इंडिया स्टिल पुअर। तो इनको जो है जब तक पॉवर्टी एबॉलिश नहीं होती उसके लिए और भी पॉलिसीज हमने की है। 800 से 1000 रुपया पर पर्सन जो है बीपीएल के हर परिवार में दिया जाएगा। दिस विल बी इन एडिशन टू द सब्सिडीज, दिस विल बी इन एडिशन टू द फूड सब्सिडीज और जो बाकी सब्सिडीज है, वेदर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज प्लीज, जो फूड सब्सिडीज और बाकी सब्सिडीज है तो ये सब्सिडीज कंटिन्यू करेगी। उसके एडिशन में हम जो है मिनिमम बेसिक इनकम, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे और एक बहुत बड़ा फॉर्मूला हमने बनाया पावर्टी एलिमिनेशन का, E4H2S2R2, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन। ये पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। किसानों के लिए नेशनल लेवल पर स्वामीनाथन कमीशन का जो रिकमेंडेशन है जिसने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाने की बात की है उसको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट बनाया जाएगा। इसके साथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स का अमेंडमेंट करके हम ये करेंगे। ऑलरेडी मैं बिल दे चुका हूँ उसको पार्लियामेंट को, द बिल हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन टू द पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट का उसमें लाना चाहते हैं। प्लस इंडिजिनियस राइट्स है जो आदिवासियों के अधिकार है जल जमीन जंगल के, उसमें हम उनको 15 से 20% शेयर होल्डर बनाएंगे। अगर आदिवासियों की ग्राम सभा ये कहती है कि हमको ये ज़मीन देना है प्रोजेक्ट के लिए तो उस प्रोजेक्ट में उनको 15 से 20% शेयर होल्डर बनाया जाएगा। ये बिल भी हम दे चुके हैं। और इसके साथ भारत की जो चुनावी व्यवस्था है, इलेक्टोरल सिस्टम जो अप्रातिनिधिक है, जो दुनिया की वर्स्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, उसको हम प्रातिनिधिक बनाने के लिए 11 बिल्स ऑलरेडी दिए हैं जिसमें हम PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी जिस पार्टी को जितना % वोट है उतना उसके MP और MLA होंगे। और इसके साथ जो छोटे स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न के या छोटी छोटी पार्टीज या रीजन है उनके लिए डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी। 33% वुमेन्स रिजर्वेशन को हम लाएंगे। पब्लिक फंडिंग होगा हर कैंडिडेट को और पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए। एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाएगा। उस नेशनल इलेक्टोरल फंड में जिसको भी टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए वो डोनेट करेगा, अपना टैक्स एग्जेम्पशन लेगा और परसेंटेज ऑफ वोट्स के फॉर्मूले से पार्टीज और कैंडिडेट्स को जो है वो पैसा मिलेगा। और कंपनीज जो पार्टीज को डोनेट कर रही है उसको बंद किया जाएगा और पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर सीलिंग लगाया जाएगा। सॉरी टू से मीडिया के फ्रीडम को मेंटेन करते हुए मीडिया के लिए भी चुनाव के लिए रेगुलेशन होगा कि भाई कितना दिखाना है, किस पार्टी को दिखाना है। ये कंपलसरी होगा कि इतना ये पार्टी का समय बनता है तो इसके लीडर को इतना सेकंड इतना मिनट दिखाना है। और जो टीवी रेट एडवर्टीजमेंट रेट्स है या पेपर के जो एडवर्टीजमेंट रेट्स हैं वो गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। वो रेट्स के आप एक्सीड नहीं कर पाएंगे। डिमांड सप्लाई का लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। इस तरह का मीडिया रेगुलेशन भी लॉ के लिए जो है वो इलेक्शंस जो है वो बनाया जाएगा। और EVM पर्टिकुलरली EVM में मिनिमम 30% पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। अगर 30% पेपर ट्रेल काउंटिंग का रूल नहीं आता है तो ये CVM के ऊपर हमको विश्वास नहीं है। वी विल देन एडवोकेट कि अगर आप 30% बूथ्स के भी चिट्ठियाँ नहीं गिन सकते तो फिर डायरेक्ट बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए। ये मेजर जो है वो इलेक्टोरल सिस्टम के चुनाव की इश्यूज है। और इसके साथ भारत के अंदर में जो एक हिंदुत्व का मॉडल आया, कम्युनलिज्म का मॉडल आया, रिलीजन बेस्ड मॉडल आया, वो सेकुलरिज्म के आधार पर हम वापस लाएंगे और मानवतावाद के आधार पर प्रबुद्ध नेशनलिज्म को, प्रबुद्ध राष्ट्रवाद को प्रमोट करेंगे जिसमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगी। मानवता और एनलाइटनमेंट के हिसाब से ये काम होगा। तो नेशनल लेवल की पॉलिसी न्यू इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया की डिफरेंट है। उड़ीसा के इसमें कुछ संदर्भ है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। और उड़ीसा में जब ये चुनाव होगा तो आप लोग सब देखेंगे कि API इज़ अ मेजर पार्टी इन ओडिशा नाउ और विल बी मेजर फोर्स इन ओडिशा। अगर सब ठीक हुआ तो इट विल बी अ कंटेस्ट बिटवीन BJD, API, BJP एंड कांग्रेस इन ओडिशा। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। 4 कॉर्नर फाइट हो सकता है उड़ीसा में। अब हमारी तैयारी चल रही है। वी आर ऑलमोस्ट ऑल रेडी टू फेस द इलेक्शंस एंड दिस इज सफिशिएंट। आई फील अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
One question I want to ask. Yeah, please. In your manifesto, you have given an idea to provide 10 acres of land, Yeah, irrigated land, yeah, to each family of our country. yeah, It's also in your national policy and also in your Yeah. state policy. yeah. From where you will get that quantity of land? Yeah, so therefore I have suggested two things in that. That suppose if the population pressure is more in India, as we all know, and if the land is not available, then the second and third things I have proposed. That second thing is that those who are having excess land will form a special fund in the budget and we will purchase that land from them. So if the people who are having more land, if they are in position to sell that out, that land will be given to the landless people. It's not for all the people, it's for the landless people. Landless people. Third is that if still the land is not available. 34%, as you said, about 34% of Indians Are still poor. are still poor. But they are not necessarily landless. There are some of them are having land. Have you assessed how many families of our country are landless? I can say 17% of the population of India is holding 70% of the land. That is the main problem of India. कि 70% लोगों के पास 17% लोगों के पास 70% जमीन है. Now the ceiling law has very conspicuously failed in India. Still we can see that you see some very big landlords are holding the land. Now first the ceiling law has to be implemented. Second, if not by coercion, then by forming the fund we can purchase the land from them. But still if the land is not available, 10 acres of land is not available, we'll go for 2 acres, 3 acres, whatever land is there, and we'll deposit 50 lakh rupees in the account of that particular family from the bonds and equities. On the basis of that, they will get monthly interest, and this bond will be pledged for another collateral loan, on the basis of which they will be given loans for the industries, small scale industries. That is what a multiple policy is. Also, you have expressed lots of populist plan. It needs huge amount of money. Yeah. How, in which way will assemble that quantity of money? For 4 or 5 things I will tell you. 100 lakh crore rupees is the black economy of India. You can please publish this in my name. Modi ji has done a big fraud in this country by saying that after demonetization he will bring back the black economy. When he was contesting 2014 elections, he said that he will deposit 15 lakh rupees. Now if the black Have economy... you think any mechanism to bring back that Yeah, black yeah, money? yeah, it is very much possible now, because as you are very well aware that there is a United Nations Convention against the illicit economy. And that United Nations Convention deals with bringing the illicit economy by forming an international law between the different countries and dealing the 60 tax havens of the world. Just like Switzerland is a tax haven, then Canary Islands is a tax haven, Singapore is a tax haven, then you see your Caribbean countries, they are all tax havens. So all these tax havens, the United Nations is already having an international law to form an international law treaty to bring this money. Okay, that is one thing. Second, in India there is a black economy. This black economy is in the share markets. Major is in the bonds and equities. Number 1. Number 2, it is in the real estate. Number 3, it is in in the religious endowments of India. So if all these 3 they are dealt with according to the law, if not 100%, at least 60, 70, 80% of the money can be earned. That is one thing. Second thing is that we have to increase our GDP at the rate of 8 to 10%. Now to increase the GDP at 8 to 10%, 3-4 things are to be done. One, the growth should be labor intensive and capital intensive. Now we are into jobless growth. Why we are into jobless growth? Because it is only capital intensive growth. It's not a capital and labor intensive growth. We are gaining huge capitals, making huge profits and just quitting out. We are not creating employment. So our economic model is a labor intensive and a capital intensive economic model. So with a labor intensive and capital intensive economic model, we can sustain the growth at 8 to 10% like China did. Okay, that is one thing. Third thing is that we have to change our taxation system. We are taxing at the rate of 30% about 10 lakh rupees up to 30 crores or 300 or 3000 crores. Now this is a regressive taxation system. What I am proposing that after 10 lakhs to 50 lakhs,
the taxes rate should be around 33%, 32%. It should go on increasing up to 42 to 45%, not more than 45%. So persons who are having more money, they should be taxed. Then we are not having Tobin taxes. We are not taxing long capital gains tax. We are not taxing the UC carbon tax, that is a pollution tax. We are not taxing the inheritance taxes, that we are not taxing the people who are transferring the property from the father to the child. I am not saying tax 50 lakhs or 1 crore, but people are transferring, you see, 2 crore, 5 crore, 10 crore, 100 crores of wealth to their children, which is untaxed. If we can tax all these things and reduce the GST rate and bring almost all the commodities, barring the necessary commodities within the GST UC network, but reducing the tax rate, we can increase our taxes up to 30% of the GDP, that which is only 17% now. But India is the only country of the world, a developing country, which is taxing such less. We should increase our tax GDP ratio up to 30%. So by having a 8 to 10% growth, second by changing the tax system, third by unearthing the black economy, and by all these policies of citizens income right, universal basic income and E4, H2, S2, R2, whereby we'll be increasing our human development index and human capital index, India will grow in a very sustained basis and we'll be having money for all these UC policies. And API is the only party to say this with damn confidence. इसके ऊपर सर रख दीजिए आपको। हाँ वो देखिएगा, वो देखना चाहिए। You should ask her before I say something. रखी तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, अंदर चलने वाले, ठीक है, बैक ऑर्डर दीजिए। सर 2019 चुनाव है, एपीआई का क्या रहेगा एजेंडा उड़ीसा में? एपीआई एक तो पहले जो है पूरे देश में जो है 200 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स लड़ा रही 20 राज्यों से, उड़ीसा में पूरी 21 पार्लियामेंट की सीट्स और 140 से ज़्यादा एमएलए सीट्स लड़ा रही 147 में। मेजर जो है उड़ीसा के लिए ये बातें हैं, 8-10 चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो उड़ीसा में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न उड़ीसा में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज़ को तीनों को हम यहाँ डेवलप करेंगे। वेस्टर्न उड़ीसा में इरिगेशन जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ, उसको हम लाएंगे जिससे जो है यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से हो। जितने एम्प्लॉयज़ टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको 3 साल में हम रेगुलराइज करेंगे। विडोज़ पेंशन और जो आपका ओल्ड एज पेंशन है और डिसेबल्ड लोगों का पेंशन है उसको 1,500 करेंगे, प्लस मेडिकल एड एंड एडवाइस जो है उनको फ्री होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा और इंस्ट्रूमेंट्स जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको जो है वो मिला जाएगा। ओबीसी को जो है ओबीसी का रिजर्वेशन हम बढ़ा के 45% करेंगे यहाँ उड़ीसा में। ओबीसी सब प्लान को अलग से बनाएंगे, SC/ST सब प्लान को बढ़ाया जाएगा। जितनी उड़ीसा की लैंडलेस फैमिलीज है उनको 10 एकड़ ज़मीन हम देंगे। अगर ज़मीन शॉर्ट पड़ जाए तो ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम तो 2 एकड़ 3 एकड़ देंगे, 50 लाख रुपया उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और वो कोलैटरल गारंटी से फर्दर उनको लोन मिलेगा ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके और मंथली इंटरेस्ट भी उनको इस सब चीज़ों में मिलेगा। इसके साथ जो ट्राइबल्स लोगों के क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा उनको एविट करना है, तो वो तमाम क्लेम्स का हम फिर से रिव्यू करेंगे, उनको प्रॉपरली सेटल करेंगे और देखेंगे कि कोई आदिवासी अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो वहाँ से ना निकले, उसको प्रॉपर लॉ में हम सेटल करने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा जो है वो सेपरेट, वेस्टर्न उड़ीसा जो है सेपरेट स्टेट हो, इसका डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईस्टर्न उड़ीसा के लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। सो 2 स्टेट्स ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपल, ये पॉलिसी हम सपोर्ट करते हैं। और हाई कोर्ट की बेंचेस एक कोरापुट में होना चाहिए, दूसरा कहीं पर भी हो, भवानीपटना, बोलांगीर से लेके संबलपुर से लेके राउरकेला तक, वो जहां लोग डिसाइड करेंगे बेस्ट होगा वहाँ होगा, लेकिन एक कोरापुट के अंदर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। और जो बीजेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कैम्स किया है, माइनिंग स्कैम किया है, चिट फंड स्कैम किया है, ये सब चीज़ें आ रही है। स्कूलों में बिल्कुल जो है वो एजुकेशन नीचे है, उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन लाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन जो है 8वीं तक 10वीं तक ऑलमोस्ट ऑल फ्री करेंगे, हायर एजुकेशन को चीप करेंगे। और यहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट जो है बड़े पैमाने पे किया जाएगा। काफ़ी पोस्ट में वैकेंसीज है, वो तमाम वैकेंसीज को जल्द से जल्द जो है वो फिलअप किया जाएगा और किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू किया जाएगा।
वो 2019 से कितना सीट में थे वो उड़ीसा में? उड़ीसा में मेंबर पार्लियामेंट की, एमपी की 21 सीट लड़ाएंगे, एमएलए की 140 से प्लस रहेगी। विजय मानकर ने बताया कि उड़ीसा में भूमिहीनों की समस्या के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की समस्याएं व्याप्त है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कोप उड़ीसा में बिल्कुल नहीं है, जिसे बेहतर बनाने के लिए एपीआई के द्वारा देश एवं राज्य की बेस्ट नीति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने वार्ता के दौरान मोदी गवर्नमेंट की नाकामियों के साथ ही लोकतंत्र के खिलाफ रची गई साजिशों को भी एक्सपोज किया। साथ ही भारत की समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाते हुए कर प्रणाली एवं बजट प्रणाली को दुरुस्त किए जाने की जरूरत बतलाई। 2019 चुनाव है, एपीआई का क्या रहेगा एजेंडा उड़ीसा में? एपीआई एक तो पहले जो है पूरे देश में जो है 200 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स लड़ा रही 20 राज्यों से। उड़ीसा में पूरी 21 पार्लियामेंट की सीट्स और 140 से ज़्यादा एमएलए सीट्स लड़ा रही 147 में। मेजर जो है उड़ीसा के लिए ये बातें हैं, 8-10 चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक तो उड़ीसा में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, पर्टिकुलरली वेस्टर्न उड़ीसा में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड स्मॉल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ और हेवी इंडस्ट्रीज़ को तीनों को हम यहाँ डेवलप करेंगे। वेस्टर्न उड़ीसा में इरिगेशन जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ, उसको हम लाएंगे, जिससे जो है यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से हो। जितने एम्प्लॉयज़ टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको 3 साल में हम रेगुलराइज करेंगे। विडोज़ पेंशन और जो आपका ओल्ड एज पेंशन है और डिसेबल्ड लोगों का पेंशन है उसको 1500 करेंगे। प्लस मेडिकल एड एंड एडवाइस जो है उनको फ्री होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा और इंस्ट्रूमेंट्स जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको जो है वो मिला जाएगा। ओबीसी को जो है ओबीसी का रिजर्वेशन हम बढ़ा के 45% करेंगे यहाँ उड़ीसा में। ओबीसी सब प्लान को अलग से बनाएंगे, SC/ST सब प्लान को बढ़ाया जाएगा। जितनी उड़ीसा की लैंडलेस फैमिलीज है उनको 10 एकड़ ज़मीन हम देंगे। अगर ज़मीन शॉर्ट पड़ जाए तो ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो मिनिमम तो 2 एकड़ 3 एकड़ देंगे। 50 लाख रुपया उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और वो कोलैटरल गारंटी से फर्दर उनको लोन मिलेगा ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके और मंथली इंटरेस्ट भी उनको इस सब चीज़ों में मिलेगा। इसके साथ जो ट्राइबल्स लोगों के क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा उनको एविक्ट करना है, तो वो तमाम क्लेम्स का हम फिर से रिव्यू करेंगे, उनको प्रॉपरली सेटल करेंगे और देखेंगे कि कोई आदिवासी या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो वहाँ से ना निकले, उसको प्रॉपर लॉ में हम सेटल करने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा जो है वो सेपरेट, वेस्टर्न उड़ीसा जो है सेपरेट स्टेट हो, इसका डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईस्टर्न उड़ीसा के लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। सो 2 स्टेट्स ऑफ उड़िया स्पीकिंग पीपल, ये पॉलिसी हम सपोर्ट करते हैं। और हाई कोर्ट की बेंचेस एक कोरापुट में होना चाहिए, दूसरा कहीं पर भी हो, भवानीपटना, बोलांगीर से लेके संबलपुर से लेके राउरकेला तक, वो जहां लोग डिसाइड करेंगे बेस्ट होगा वहाँ होगा, लेकिन एक कोरापुट के अंदर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। और जो बीजेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कैम्स किया है, माइनिंग स्कैम किया है, चिट फंड स्कैम किया है, ये सब चीज़ें आ रही है। स्कूलों में बिल्कुल जो है वो एजुकेशन नीचे है, उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन लाएंगे। प्राइमरी एजुकेशन जो है 8वीं तक 10वीं तक ऑलमोस्ट ऑल फ्री करेंगे, हायर एजुकेशन को चीप करेंगे। और यहाँ डॉक्टर्स नहीं है तो डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट जो है बड़े पैमाने पे किया जाएगा। काफ़ी पोस्ट में वैकेंसीज है, वो तमाम वैकेंसीज को जल्द से जल्द जो है वो फिलअप किया जाएगा और किसानों के लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू किया जाएगा। 2019 से कितना सीट में थे वो उड़ीसा में? उड़ीसा में मेंबर पार्लियामेंट की, एमपी की 21 सीट लड़ाएंगे, एमएलए की 140 से प्लस रहेगी।